हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था जिसका नाम था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ चुके थे और पावर ऑफ अकोमोडेशन टॉपिक कर लिया था। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये सिलेबस में से कट चुका है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन हमने लेंस में से पढ़ा था। अब प्रिज्म में से कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न हाउ लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने ये पढ़ लिया था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से, यानी कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब द एमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे। जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दोनों जो सरफेस थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए जो इंसिडेंट रे थी वो एमर्जेंट रे की क्या थी, पैरेलल आ रही थी। हाउएवर इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली। हालांकि वो थोड़ी सी डिस्प्लेस थी, यानी कि एक लाइन में नहीं थी पर वो पैरेलल थी। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में से लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। कंसिडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। एक हमने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ले लिया जिसके 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है और 2 ट्रायंगुलर बेस है। दिस सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये तीनों सरफेस एक दूसरे से इंक्लाइंड है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। 2 लेटरल फेसेस के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। देखिए एक्टिविटी 11.1। एक्टिविटी 11.1 में क्या कर दिया हमने, एक वाइट शीट के पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग पिन की मदद से फिक्स कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक हमने ग्लास प्रिज्म उसके ऊपर रख लिया सच दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, कि वो अपने ट्रायंगुलर बेस पे रेस्ट करे, और उसकी आउटलाइन हमने पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर ली। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PE, हमने PE स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस से AB ऑफ द प्रिज्म। ये हमारे पास ABC प्रिज्म है, जो AB सरफेस है उस पर इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन PE हमने ड्रॉ कर ली। फिक्स 2 पॉइंट्स एट पॉइंट P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर। लाइन PE के ऊपर 2 फिक्स पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि इसमें ले लिया है पॉइंट P एंड पॉइंट Q थ्रू द अदर फेस AC। लुक एट फॉर द इमेजेस ऑफ द पिंस फिक्स एट P एंड Q। हमने P एंड Q पे जो रेड डॉट दिखा रखे हैं 2 पिंस लगा दी, और दूसरे फेस से इन पिंस को देखना है, इमेज देखनी है। फिक्स मोर 2 पिंस एट पॉइंट R एंड S। R एंड S पॉइंट पे 2 और पिन लगा देनी है सच दैट द इमेज ऑफ पिंस एट P एंड Q ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। P और Q की जो इमेज है वो हमें RS पॉइंट पे दिखाई देगी। फिर हमें पिंस और ग्लास को रिमूव कर देना है। द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E। जो लाइन PE है वो प्रिज्म के सरफेस को E पॉइंट पे मीट करेगी। सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट R एंड S। इसी तरह से हमें R एंड S पॉइंट को ज्वाइन करके आगे की तरफ खींच देना है। लेट दिस लाइन्स मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। ज्वाइन E एंड F। हमने मान लिया कि जो ये वाली लाइन थी हमारी AC को F पे कट कर रही थी और ये E पे कट कर रही थी, और EF हमने क्या ले लिया, EF को हमने ज्वाइन कर दिया। ड्रा परपेंडिकुलर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। E और F पॉइंट पे हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, ये वाला एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, ये R एंगल। और एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होगा, जो एमर्जेंट रे ने जो बाहर निकली है उसने किसके साथ बनाया है, नॉर्मल के साथ बनाया है, वो एंगल ऑफ एमर्जेंस होगा। इसमें देखिए P हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, EF हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और FS एमर्जेंट रे है। एंगल A हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म।
एंगल आई हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ई हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एंगल डी हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल हमने कैसे निकाला है बच्चों, देखिए जो इंसिडेंट रे थी हम वो सीधी जानी चाहिए थी अगर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, तो हमने इंसिडेंट रे की डॉट डॉट करके आगे प्रोड्यूस कर दिया। और जो एमर्जेंट रे है जो फाइनली हमारी बाहर निकली है उसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, हेयर P इज़ द इंसिडेंट रे, EF द रिफ्रैक्टेड रे एंड FS इज़ द एमर्जेंट रे। You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. AB सरफेस पे जो लाइट थी वो एंटर कर रही थी एयर से ग्लास में, मीडियम चेंज हो रहा था। एयर हमारे पास कैसा मीडियम है, रेयरर, और ग्लास है हमारे पास डेंसर। जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एट द सेकेंड सरफेस AC, दूसरे सरफेस पे लाइट एंटर कर रही है ग्लास से एयर यानी कि डेंसर से रेयर, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट ऑकर्स इन अ ग्लास स्लैब, क्या जब ग्लास स्लैब में हमारी रिफ्रैक्शन हुई थी वो सेम होगी। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. जो प्रिज्म की ट्रायंगुलर शेप है उससे जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे से कुछ एंगल पे बेंड करेगा, पैरेलल नहीं होगा। जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या था, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो डेविएटेड रे थी, सॉरी एमर्जेंट रे थी, वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। पर इसमें जो प्रिज्म की शेप है वो ट्रायंगुलर है जिसकी वजह से एमर्जेंट रे पैरेलल नहीं आएगी। इंसिडेंट रे से वो एक एंगल पे डेविएट हो जाएगी, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। इन दिस केस एंगल D इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। एंगल D को मार्क करो और उसको मेज़र करो। तो ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होगा। तो बच्चों डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का 7 कलर में बट जाना, डिवाइड हो जाना, वो कहलाता है डिस्पर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। You must have seen and appreciated the spectral colors in a rainbow. आपने रेनबो ज़रूर देखा होगा और रेनबो के जो कलर्स हैं उनको भी नोट किया होगा। कैसे सन की जो वाइट लाइट है वो इतने सारे कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है रेनबो में। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने प्रिज्म में पढ़ी थी उसको हमें ध्यान में रखना है। The inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena. जो ग्लास प्रिज्म के इंक्लाइंड सरफेस है इससे बहुत सारे एक्साइटिंग फिनोमिना होते हैं। एक एक्टिविटी देखिए। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और अ नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए मोटा, और मतलब कि हमें गत्ता ले लेना है और उसके अंदर एक छोटा सा होल कर देना है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, और उस होल में से सनलाइट को पास होने देना है जिससे कि हमें नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट मिल जाएगी। उसके बाद हमें ग्लास प्रिज्म लेना है और वो जो वाइट लाइट हमें मिली है स्लिट में से उसको उसके एक फेस पे फॉल होने देना है, पड़ने देना है। टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाय स्क्रीन। हमें प्रिज्म को धीरे धीरे रोटेट करना है, मूव करवाना है जब तक दूसरे सरफेस से जो लाइट है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई ना देने लगे। आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक ब्यूटीफुल सा बैंड दिखाई देगा कलर्स का। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है डिस्पर्शन की वजह से। द प्रिज्म हैज़ प्रोबब्ली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स। प्रिज्म ने क्या किया है, वाइट लाइट को एक बैंड ऑफ कलर में स्प्लिट कर दिया है, बांट दिया है।
नोट दैट कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, जो लास्ट में कलर बैंड के दो कलर दिखाई दे रहे हैं उनको नोट करो। ये जो कलर्स का सीक्वेंस है ये क्या है? ये जो वेरियस कलर्स है ये हमारे पास होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम विबग्योर की मदद से लर्न कर सकते हैं। विबग्योर एक एक्रोनियम है जिसकी मदद से हम इस सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। वी फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. जो ये colored beam का band है इसको spectrum भी कहा जाता है। You might not be able to see all the colors separately. हो सकता है आपको सारे colors separately ना दिखाई दे। Yet something makes each color distinct from each other. लेकिन फिर भी हर color एक दूसरे से अलग है। ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से लर्न करनी है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। लाइट का उसके कलर्स में कन्वर्ट हो जाना, स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। You have seen that white light is dispersed into its 7 color components by prism. आपने देखा कि प्रिज्म के द्वारा जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये कलर्स कहाँ से आए और कितने एंगल्स पे हमें दिखाई दिए इसके बारे में देखते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की रिस्पेक्ट में जो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग एंगल पे बैंड होंगे जब वो प्रिज्म में से पास होंगे। जो रेड लाइट है, जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होगा और जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा बैंड होगा, जिसकी वजह से वायलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है। हर रे दस द रेज ऑफ ईच कलर एमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। ये अलग अलग बैंड होते हैं अलग अलग एंगल से, जिसकी वजह से ये कलर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। जो हमें स्पेक्ट्रम में यानी कि रेनबो में दिखाई दे रहा है ये यही कलर्स का बैंड है। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। उसने सनलाइट को के अंदर जो कलर्स है वो देखे थे प्रिज्म की मदद से। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर स्मॉल प्रिज्म। उसने दोबारा जो कलर्स थे उनको दोबारा दूसरा प्रिज्म रख के और स्प्लिट करने की कोशिश की, पर उसको और कोई भी कलर नहीं मिला। तो उसने फिर क्या किया? उसने दो सेम प्रिज्म लेके इन्वर्टेड पोजीशन पे रख दी एक दूसरे के साथ, एक प्रिज्म सीधा और दूसरा उल्टा। दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म। इसमें क्या होगा? फर्स्ट प्रिज्म में से हमने वाइट लाइट पास करवाई, वो वाइट लाइट पास करवाएंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। अब वो 7 कलर्स किस पे इंसिडेंट हो रहे हैं? सेकंड प्रिज्म पे। और सेकंड प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन होने के बाद स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगी? वाइट लाइट। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। उसने सेकंड प्रिज्म में से क्या निकलती देखी? वाइट कलर की लाइट निकलती देखी। इस ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को आइडिया दिया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है। 7 कलर मिलके वाइट लाइट बनाते हैं और वाइट लाइट को स्प्लिट करके 7 कलर बनते हैं। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. कोई भी लाइट जो सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम हमें दे हम उसको वाइट लाइट बोल सकते हैं। जैसे कि रेनबो है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में हमें दिखता है रेन शावर के बाद। ये किस वजह से है? ये सनलाइट की जो लाइट है, सनलाइट है वो डिस्पर्स होती है, पर डिस्पर्स कब होगी? उसके लिए तो प्रिज्म चाहिए। तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है यानी कि बारिश के बाद जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पानी की बूंदें रह जाती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा कहाँ बनता है? सन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि सन की लाइट जब वाटर ड्रॉप्स पे पड़ेगी तो वाटर ड्रॉप्स उसको डिस्पर्स करके 7 कलर्स में डिवाइड कर देगी। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दे एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। वो छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। वो इंसिडेंट लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और फिर डिस्पर्स करते हैं और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं और फाइनली रिफ्लेक्ट करके व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप
और वापस जब बाहर आती है तो रिफ्रैक्ट करते हैं। देखिए ये फिनोमिना क्या है, देखिए ये हमारे पास रेन ड्रॉप है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, एक ग्लास प्रिज्म की तरह। सनलाइट जब इस पे जाएगी तो मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी इस पॉइंट पे। रिफ्रैक्शन के साथ साथ फिर इस पॉइंट पे डिस्पर्शन होगा, यानी कि लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। डिस्पर्शन के साथ एक फिनोमिना और होगा, इंटरनली रिफ्लेक्शन। क्या होगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि वो अंदर अपना पाथ चेंज कर लेगा और फिर इस पॉइंट पे दोबारा से एक बार क्या होगी, रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमिना हमारे पास रेनबो में होता है। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जर्वर की आई तक डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे when you look at the sky through a rainfall or through a water fountain with the sun behind you। आप रेनबो एक सनी डे यानी कि जिस दिन सूरज निकला हो उस दिन भी देख सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, आपको स्काई को देखना है एक वाटरफॉल या झरने से या फिर पानी के झरने से हमें स्काई को देखना है, और जो सन है वो हमारे पीछे होना चाहिए। अगर सन हमारे पीछे है और हम सामने से स्काई को देखेंगे किसके द्वारा, वाटर फाउंटेन के द्वारा, वाटरफॉल के द्वारा, तो हमें भी रेनबो दिखाई देगा। तो ये हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। हम जब फायर लगाते हैं कहीं पे, जैसे हमने आग लगा रखी होती है, अगर हम उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो हमें फ्लिकर करते हिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। फायर के बिल्कुल ठीक ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म हो जाती है उससे ऊपर वाली हवा के मुकाबले। द हॉटर एयर इज़ लाइटर देन द कूलर एयर अबव इट। जो गर्म हवा है वो लाइटर है वेट में, इसीलिए कम डेंस है, और जो कूलर एयर उसके ऊपर है वो ज़्यादा डेंस है। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। अब हॉटर एयर लेस डेंस है जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कूलर एयर ज़्यादा डेंस है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, द apparent पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। जो मीडियम है हमारे पास, एयर है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन सेम नहीं है। किसी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और किसी का कम है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमें स्टेशनरी दिखाई नहीं देती, वो हमें फ्लक्चुएट करती हुई, हिलती हुई दिखाई देती है जब हम हॉट एयर के थ्रू उसको देखते हैं। दिस वेवरिंग इज़ दस इन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन ए स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट की वेवरिंग है, हिलना है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ अ सिमिलर फिनोमिना ऑन अ मच लार्जर स्केल। तारों का टिमटिमाना एक ऐसा ही फिनोमिना है जो कि बड़े स्केल पे है, उसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। जो स्टार्स की ट्विंकलिंग है वो स्टारलाइट की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ's एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। जो स्टारलाइट है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसको कंटिन्यूसली उसके अंदर रिफ्रैक्शन होती है जब तक वो अर्थ पे पहुंच ना जाए, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मीडियम चेंज हो रहे हैं, कभी डेंसर मीडियम, कभी रेयरर, कभी डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहे हैं। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन occurs in a medium of gradually changing refractive index। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसे मीडियम में होती है जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो एटमॉस्फेयर है वो स्टारलाइट को कहाँ पे बेंड करेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल कब लाइट बेंड होती है बताइए? जब लाइट आती है रेयर से डेंसर मीडियम में।
जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा, स्टारलाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, जिसकी वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, जो अपरेंट पोजीशन है जो हमें दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखिए डायग्राम में स्टार से लाइट आ रही थी इस तरह से, मीडियम चेंज हो रहा है रेयर से डेंसर, जिस वजह से क्या करेगा एटमॉस्फेयर उसको बेंड कर देगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि हम सीधी रेखा में देखेंगे तो हमें स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा उसकी एक्चुअल पोजीशन से। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। जब हम होरिजन के नज़दीक देखेंगे तो स्टार हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। पर जो ये अपरेंट पोजीशन है स्टार की, ये भी स्टेशनरी नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है, ये भी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वाज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी स्टेशनरी नहीं है, जिसके कारण जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है वो भी स्टेशनरी नहीं होती। Since the stars are at very distant, they approximate point size source of light. जैसे कि स्टार्स बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, बहुत दूर है अर्थ से, तो वो हमें अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज़ के दिखते हैं, यानी कि पॉइंट की जितने ही हमें अर्थ से दिखाई देते हैं। ये बात तो हम सबको पता है कि अगर कोई चीज़ पास में है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हम ले जाए तो वो हमें सिर्फ एक पॉइंट की तरह ही दिखाई देती है। As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of the starlight entering the eye flickers. अब ये क्या कह रहा है, As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, जो स्टार से लाइट आ रही है, जो उसका रास्ता है वो वेरी कर रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, जिसकी वजह से जो अपरेंट पोजीशन है जहाँ पे हमें स्टार दिख रहा है वो फ्लक्चुएट है, और स्टार की जो लाइट हमारी आई में एंटर कर रही है वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, कई बार स्टार हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, एंड एट द सेम अदर टाइम फेंटर, और उसी अलग से अगले पल में, अगले सेकेंड में हमें वो फेंट दिखाई देता है, यानी कि धुंधला दिखाई देता है। विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जो कि ट्विंकलिंग इफेक्ट है, यानी कि ये जो सब हो रहा है, स्टार ट्विंकल कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। पर एक क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर स्टार्स ट्विंकल कर सकते हैं तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। जो प्लैनेट्स है वो अर्थ से नज़दीक है, स्टार्स अर्थ से दूर है, इसलिए वो हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए जब लाइट आती है तो एक बार डिम और एक बार फेंट, एक बार ब्राइट और एक बार डिम। पर जो प्लैनेट है वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि एक पॉइंट सोर्स का मिक्सचर हमें इस तरह से करके प्लैनेट दिखाई देता है। इफ़ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point source will average out to be 0, therefore nullifying the twinkling effect। अगर हम प्लैनेट को बहुत सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन मान ले तो एक समय में कुछ पॉइंट सोर्स से तो ब्राइट लाइट आएगी और दूसरे पॉइंट सोर्स से डिम लाइट आएगी, जिससे कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ज़ीरो कर देते हैं। तो जो एवरेज लाइट हमारी आइस में पड़ती है वो ज़ीरो हो जाती है, जिससे कि ट्विंकलिंग इफेक्ट नलीफाई यानी कि ख़त्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला, तो ये आपको अच्छे से रीड करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम कल वाली वीडियो में करेंगे, एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट का। तब तक के लिए आपको ये जितना भी चैप्टर हो चुका है अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।